उत्तर प्रदेश के बलिया में जो गोलीकांड हुआ वो हिला देने वाला है। सोचिए, एक खेत में सैकड़ों की भीड़ मौजूद थी, जिला प्रशासन वहां पर मौजूद था, एसओ, सर्कल ऑफिसर, एसडीएम, इन सब की मौजूदगी में दबंग यहां पर फायरिंग कर देते हैं। एक दो राउंड नहीं बल्कि मल्टीपल राउंड फायरिंग होती है, एक शख्स की हत्या हो जाती है। बीते दिन से ये तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन पर, अखबारों में सुर्खियों में दिखाई दे रही हैं, लेकिन पुलिस इन्हें रोक पाने में नाकाम रहती है। और बात यही खत्म नहीं होती। वारदात की वीडियो में यह साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। ऑरेंज शर्ट में जिस व्यक्ति को हम आपको दिखा रहे हैं, इसे पुलिस ने पकड़ा, लेकिन बाद में यह पता चला कि यह आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। यानी पुलिस ना तो वारदात को रोक पाई और ना ही आरोपी को पकड़ पाई। गांव में सरकारी कोटे की दुकान को लेकर पहले दो पक्ष भिड़े, फिर गोली चल गई और ये सब कुछ हुआ जिला प्रशासन के सामने। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, लाठी डंडे चले, भगदड़ मची, अफरा तफरी, चीख पुकार हो गया। इन खौफनाक तस्वीरों में वो सब कुछ है जो किसी के रोंगटे खड़े कर दे। यूपी के बलिया में दुर्जनपुर गांव में सरेआम ऐसी वारदात हुई कि हड़कंप मच गया। बड़े अफसरों की टीम के सामने ही गोलियों की बारिश कर दी गई और एक शख्स को मार डाला गया। जिस जगह पर हंगामा बरपा है, कोटे की दुकान के लिए बैठक चल रही थी। खुद एसडीएम मौजूद थे, सीओ साहब भी मौजूद थे, तमाम पुलिस वाले भी थे, लेकिन मर्डर हो गया। यहाँ कई थानों की पुलिस मौजूद थी। इन सब के बीच दबंगों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में जख्मी शख्स को फौरन अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। एकदम ले रहा है सर। लगातार इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि प्रशासन की स्थानीय स्तर पर लापरवाही के चलते मामला इतना बड़ा, और उसके बाद अब डीएम से लेकर एसपी और तमाम महकमे को इस पर सफाई देनी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं जनता और यहाँ गांव वाले भी उनकी बातों से पूरी तरह से वाकिफ नहीं नजर आते। गोली मारने वाले आरोपी का नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, जो बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। कोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो डब्ल्यूसी दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी कहा सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। कौन मारा? डब्ल्यूसी। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। वो लोग पकड़े जरूर थे, किसी कारणवश वो जो है चले गए या उनको छुड़ा कर चले गए। हाँ, पुलिस जो है उस समय असफल मानी गई। और क्या है, हम लोगों की यही मांग है कि प्रशासन से चाहे पुलिस वालों से कि हम लोगों की सुरक्षा प्रदान की जाए और उन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। लेकिन गोलीबारी की गूंज जैसे ही लखनऊ पहुंची, पहला सरकारी एक्शन मौके पर मौजूद एसडीएम, सीओ और कुछ पुलिस वालों पर हुआ। फौरन सभी को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही पुलिस एक्शन में आ गई। महकमे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के घर में पुलिस वालों ने तोड़फोड़ कर दी, बाइक तोड़ दी, कार के शीशे तोड़ दिए गए। आजमगढ़ जोन के डीआईजी गांव में कैंप करने पहुंचे। वहीं पुलिस की 10 से ज्यादा टीमों ने 8 आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। गोली लग गया, कितने लोगों की? गिरफ्तारी 7 लोगों की हो चुकी है। 8 नामजद हैं और 25 अज्ञात लोग हैं। और जो और बचे हैं उनके लिए एक एक आदमी पर 3-3 टीम गठित करके और कल रात से ही जहां भी संभावित है वहां दबिश दी जा रही है, तलाशी की जा रही है। जो भी उनके संबंधित हैं उनसे पूछताछ करके जो भी संभावित जगह है वो कराई जा रही है। और ये प्रशासन इसको चुनौती के रूप में ले रहा है। लगातार बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने नामजद मुख्य आरोपी के भाई देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बलिया से अनिल अकेला और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो बलिया की ये पूरी घटना आपने देखी, वहां पर क्या हुआ। आरोपी फरार हो चुका है, लेकिन
बीजेपी विधायक के साथ उसके रिश्ते बताए जा रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी हैं, आप मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शलभमणि जी। इसके अलावा हमारे साथ सुनील सिंह यादव जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। सुनील जी स्वागत है आपका। और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शलभमणि जी, जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खड़े कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जब पूरा जिला प्रशासन वहां पर मौजूद है, खेत में ताबड़तोड़ गोलियां चल जाती हैं, एक व्यक्ति की मौत हुई थी, ये आंकड़ा तो और बढ़ सकता था। पहले आप अपनी सफाई दीजिए, उसके बाद में आपसे आगे और सवाल पूछूंगी। नहीं, देखिए, सफाई का इसमें कोई बात नहीं है। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पे जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय पुलिस है, उसकी लापरवाही उजागर हुई है। पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की घटना हुई और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने, जो वहां पे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, चाहे वो क्षेत्राधिकारी हो, चाहे वो एसडीएम हो, और साथ ही जितने पुलिस वाले थे सभी को सस्पेंड किया है और साथ ही उनकी भूमिका की जांच के भी आदेश दिए हैं। निश्चित तौर पे ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि जो घटना वहां पर हुई नहीं होनी चाहिए थी। दो पक्षों के बीच में विवाद था, पुलिस को पहले से जानकारी थी। एक राशन के कोटे की दुकान को लेकर पंचायत हो रही थी और पंचायत क्या, बल्कि ये फैसला होना था गाँव वालों के बीच में कि ये कोटे की दुकान किसको मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पर पुलिस की लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है और उसके चलते ये घटना हुई है। एक चुनौती, देखिए, एक चुनौती सरकार के सामने आ रही है। मुझे लगता है कि इसको समझना होगा कि तमाम ऐसे पुलिस के लोग, ऐसे कर्मचारी हैं जो एक विरासत के तौर पर मिले हैं सरकार को। और अगर आप देखिएगा तो ये वही पुलिस वाले हैं जिनके खिलाफ लगातार 2017 के बाद से हमने कार्रवाइयां की हैं। सबसे ज्यादा 15 सालों में सबसे ज्यादा 650 प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी न सिर्फ बर्खास्त किए गए बल्कि जेल भेजे गए। बहुत से ऐसे लोग थे जो पर्टिकुलर पार्टी की टोपी लगाकर पुलिस लाइन की बैरकों में चले जाते थे, उनको भी बर्खास्त किया गया। ये सारी चीजें विरासत में मिली है, हम उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तक ये जानकारी पहुंची है कि गोली चलाने वाला कौन है? धीरेन्द्र कुमार जो ये आरोपी बताया जा रहा है, खुद आपके विधायक हैं जो कह रहे हैं कि वो उनका सहयोगी है, उनका करीबी है। क्या अगर कोई बीजेपी का नेता है, उसे ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो जिला प्रशासन के सामने इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चला देगा और उसके बाद फरार हो जाएगा और डंके की चोट पर विधायक ये कहेंगे कि हाँ उनका सहयोगी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, विधायक का कार्यकर्ता अपना उनका हो सकता है, निजी उनका सहयोगी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरह की चीज करने में विश्वास नहीं रखता। जहां तक इस व्यक्ति के बारे में पता चला है कि रिटायर्ड फौजी है और गांव में अगर इतना प्रभावशाली था तो कोटे की दुकान के लिए उसको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। वो प्रभावशाली कतई नहीं था। प्रशासन वहां पे निष्पक्षता से इस प्रयास में था कि कोटे की दुकान को लेकर जो विवाद है वो गांव वालों के बीच में बैठ के सुलझाया जाए, लेकिन स्थानीय प्रशासन से लापरवाही हुई और वो इस बात का असेसमेंट नहीं कर सके कि दोनों पक्षों के बीच में विवाद होगा, विवाद के दौरान दोनों तरफ से मारपीट होगी और उस दौरान इस तरह की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटेगी। और इसी के चलते मुख्यमंत्री जी ने कड़ी कार्रवाई की है। मैंने कहा कि विरासत में एक ऐसी व्यवस्था मिली है जिसमें बहुत से ऐसे पुलिस वाले हैं जो अपनी ड्यूटी के प्रति संवेदनशील नहीं है, उनको पता नहीं कि कैसे चीजों को टैकल करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बड़ी तस्वीर की तरफ लेकर जाती हूं। साथ ही साथ एक ऐसा विपक्ष मिला है जो लोक भवन, जो कि मुख्यमंत्री का कार्यालय है, उसके सामने महिलाओं को जलवाने में विश्वास रखता है। इस तरह की हाथरस जैसी साजिशें विपक्ष भी मौजूद है, वो इस पे बात करेंगे। शलभमणि जी, बड़ी तस्वीर की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। आपने कहा कि ये स्थानीय प्रशासन की लापरवाही थी, उन पर हमने एक्शन ले लिया। उत्तर प्रदेश में अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, कानून जो आंकड़े हैं उन पर अगर आप नजर डालेंगे, उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले में, महिलाओं के अपराध के मामले में नंबर 1 है यूपी। दलित महिलाओं के अपराध के मामले में नंबर 1 है यूपी। दंगों की क्या स्थिति है वो आपने देखी है, आप तो खुद सरकार में हैं। और बीते अगर एक हफ्ते की घटनाओं पर आप नजर डालें, गोंडा में क्या होता है, कैसे तेजाब से जला दिया जाता है, वो हमने देखा। आप मुझे ये समझाइए, क्यों आखिर सरकार और कानून व्यवस्था नाकाम दिखाई दे रही है जमीन पर? देखिए, मुझे पता नहीं कि आप एनसीआरबी के डेटा कहां से लेकर आई हैं। एनसीआरबी के जो डेटा अवेलेबल है सार्वजनिक पोर्टल पे, उस पे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का 26वां स्थान है, राजस्थान नंबर 1 है। लेकिन दुर्भाग्य ये 2.8% राजस्थान नंबर 1 है रेप के मामलों में। मैंने कहा महिलाओं के प्रति अपराध के मामले। अगर आप ये कह रहे हैं मीनाक्षी जी, नहीं शलभमणि जी, देखिए देश में इस वक्त बहुत गंभीरता के साथ लोग इस घटना पर, इस चर्चा को सुन रहे हैं। आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि आप क्योंकि मैं अपने आंकड़े नहीं दे रही हूँ, मैं ये आंकड़े आपको एनसीआरबी की दे रही हूँ, ये आंकड़े गलत नहीं है। नहीं, मैं भी आपको चैलेंज कर रही हूँ, नहीं मैं भी आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आप, मैंने आपको जो आंकड़े कोट किया आप जाकर चेक करिए। नहीं, देखिए आप डिनाई मत करिए, आप डिनाई मत करिए। आप मुझे ये बताइए, गोंडा में क्या हुआ? लेकिन 26वें आप ये बताइए, गोंडा में क्या हुआ? घटनाओं में एसिड अटैक हुआ नहीं हुआ?
साधु पर गोली चली नहीं चली? आप हाँ ना में जवाब दीजिए ना मुझे इस बात का। मैं कहता हूं, देखिए मैं कहता हूं, ये बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है कि आप बहुत आसान होता है दूसरे के ऊपर सवाल खड़ा कर दें, लेकिन आपको मैंडेट मिला है, बहुमत के साथ जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता पर बैठाया है ना, बीजेपी को बैठाया है सत्ता में। आपको ये जवाब तो देना पड़ेगा। आज एक व्यक्ति की मौत हुई है वहां पर, लेकिन जिस अंदाज में वहां गोलियां चली हैं, ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता था, इसकी गंभीरता को समझिए सर। योगी जी से इतना स्नेह है आपको कि आपको राजस्थान की घटना नहीं दिखती, आपको 12 की घटना नहीं दिखती। ठीक है, लाइए सुनील जी को लाइए जरा चर्चा में। पत्रकार सड़क पर है, सुनील जी, छत्तीसगढ़ के सारे पत्रकार सड़क पर हैं, वो न्याय मांग रहे हैं, कहीं खबर नहीं दिखती। शलमणि जी, डिबेट अभी बलिया पर हो रही है, मुझे लगता है आप ये समझ नहीं रहे हैं। बलिया पर डिबेट हो रही है, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उस पर डिबेट हो रही है। प्लीज उस पर बात करिए आप। एनसीआरबी का डाटा जारी करते हैं, सुनील यादव जी, एनसीआरबी के डाटे को पढ़ तो लीजिए। सुनील यादव जी, एनसीआरबी के डाटा पे जब सरकार की तरफ से आंकड़ों को ही डिनाई कर दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में जब यही कह दिया जाएगा ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि ये रामराज सपनों का रामराज है। नहीं, जब राजस्थान की तरफ भी सुनील यादव जी, देखिए ठीक है, आप पहले उत्तर प्रदेश की बात करिए, राजस्थान में जिनकी सरकार है उनसे पूछेंगे सवाल। को बदनाम कर रही है, राम राज से खराब, अरे ये तो रावण राज से खराब है। रावण राज में भी राक्षसों के बीच सीता मैया सुरक्षित थी, यहाँ तो ना सीता सुरक्षित है, ना गीता, ना लक्ष्मी, ना सरस्वती, कोई सुरक्षित नहीं है। और जो बलिया की घटना है ये दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मर चुकी है और उसकी हत्या की है योगी आदित्यनाथ जी ने। इसी उत्तर प्रदेश में वो डीजीपी रहे जो जिला बेचते थे, थाने बिक रहे हैं, और ये प्रवक्ता और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आप किसकी नाकामी छिपा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जहां पर एसडीएम हो, जहां पर सीओ हो, जहां पर एसओ हो, पुलिस हो, वहां आपके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सरेआम 10-10 राउंड गोली चला रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, पुलिस पकड़ती उसके बाद छोड़ देती है। आपका विधायक कह रहा जो हमारा आदमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का दूर का रिश्तेदार भी निकल आएगा थोड़े दिन में, जिसने सरेआम गोली चलाई एसडीएम और सीओ के सामने, एसओ के सामने, उसे पुलिस पकड़ती भी है, आपका चैनल दिखा भी रहा है। बाद में कह रहे हैं वो फरार हो गया। कैसे फरार हो गया? किसके कहने पर फरार हो गया? अरे कब तक मुझे जवाब देना है लोगों को? देखिए, आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है, उन्होंने त्वरित कार्रवाई की कि सीओ और एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। 2022 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने योगी जी को और भाजपा को सस्पेंड करने का देखिए, सवाल यहाँ पर बड़ा यही है। हमारे साथ जैन साहब भी हैं, वो इस पर बेहतर कमेंट कर पाएंगे, उनके पास भी हम चलेंगे। शलमणि जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आज सबको समझना होगा कि बलिया की जो ये घटना दिखाई देती है, जहां पर सरेआम गोली चला दी जाती है जिला प्रशासन के सामने, यानी जिस डर और जो खौफ होना चाहिए कानून व्यवस्था का, वो क्यों नहीं है, और इसमें राजनीतिक संरक्षण कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश में रामराज लाने का वादा था, सपना था, लेकिन जो हो रहा है जमीन पर उसे आप बलिया की इस तस्वीर में देखिए, जहां पर जिला प्रशासन की मौजूदगी में, कई थानों की पुलिस की मौजूदगी में गोलियां चल गई। 10 राउंड गोलियां, एक शख्स की मौत हुई, आरोपी अब तक पकड़ से बाहर है। गोली लग गया, किसी लोगों को लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए स्थानीय टीम्स को सस्पेंड किया है। ये देखिए, ये शख्स की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसे पुलिस ने घेरा, लेकिन फिर भी ये आरोपी फरार हो गया, और बीजेपी के एक विधायक का कहना है कि ये उनका सहयोगी है। हालांकि तस्वीर इससे बड़ी है, और इसीलिए लगातार हम अपने खास मेहमानों से चर्चा भी कर रहे हैं। इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद भी, कि आखिर जिन आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, कैसे वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ रहा है, इस पर आगे होगी बात। तो बलिया में जो कुछ हुआ, आपने उसकी तस्वीर देखी, और इसीलिए तमाम बड़े सवाल ये खड़े उठ रहे हैं कि आखिर यूपी में कानून व्यवस्था कहां है। अगर जिला प्रशासन के सामने इस तरह से कई राउंड फायरिंग हो जाती है, तो फिर आप ये अंदाजा लगाइए कि अपराधियों के हौसले किस स्तर पर हैं, और उस पर जो राजनीतिक संरक्षण है, सवाल उस पर भी, क्योंकि जो आरोपी है धीरेन्द्र सिंह,
आपको हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि पुलिस, जब ये भगदड़ मची, पुलिस ने उसे घेरा, लेकिन उसके बावजूद वो भागने में कामयाब रहा। और इसी शख्स का जब फेसबुक प्रोफाइल हमने खंगाला तो उसके फेसबुक प्रोफाइल में साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वो बीजेपी का नेता है। हालांकि पैनल पर शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ये बीजेपी का नेता है। हालांकि बीजेपी के ही विधायक सुरेंद्र सिंह ये जरूर कबूल कर रहे हैं कि ये उनका सहयोगी है, लेकिन निजी सहयोगी है, पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच आप ये देखिए कि एक व्यक्ति की यहां पर मौत हुई है, लेकिन उस एक व्यक्ति की मौत यहां बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि अगर जिला प्रशासन की मौजूदगी में इस तरह का कांड हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों को काबू करने के जो दावे थे वो दावे धरातल पर ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या उदबंग व्यक्ति जो गोली मारा था पकड़ा गया या वहाँ से नहीं, वहीं पे पकड़ा गया। वहीं पकड़ा गया। ये बताइए, अधिकारी और पुलिस में कौन कौन था वहाँ पर? एसओ साहब थे और एसडीएम साहब थे और सीओ थे और सब पुलिस थे। तो उनके सामने ही ये सब घटना हुई? उनके सामने ही सब घटना हुई। मारने वाले व्यक्ति आपके कौन है? पिताजी हैं। अधिकारी जो मौजूद थे उनके सामने ही गोली चली? हाँ। क्या चली गोली? वो लोग नहीं मारने वाला कौन व्यक्ति है? धीरेन्द्र प्रताप उर्फ डब्लू सिंह। पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बताया गया, मृतक के भाई द्वारा बताया गया कि वो मौके पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, भीड़ भाड़ का फायदा उठा करके वो निकल गया। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा सहयोगी नहीं, बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूंकि गलत गोली कांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि भाजपा के सहयोग में रहता था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस समय बीजेपी का सहयोग परिवार नहीं किया। धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। लेकिन जिस तरह से प्रशासन अपनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है, उससे मैं जरूर ये अपना आग्रह करूँगा कि दूसरे पक्ष के भी पीड़ित लोगों की पीड़ा को लोग समझें और उनकी पीड़ा को भी देख करके जो न्याय हो सके उनको भी देने का कष्ट करें। यदि वो आत्मरक्षा में कोई गोली चलाया है, अपराध हो सकता है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए ही लाइसेंस निर्गत होता है। धीरेन्द्र सिंह डब्लू ने यदि आत्मरक्षा में गोली चलाया है तो गलत काम जरूर है, लेकिन उनके सामने मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पैनल में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से शलभमणि त्रिपाठी मौजूद हैं, सुनील यादव जी मौजूद है समाजवादी पार्टी से, और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के अरविंद जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, मैं आपके पास एक पर्सपेक्टिव के साथ आना चाहती हूँ। दो सरकारों का हम जिक्र करते हैं। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो आप याद करिए, जो मथुरा का राम वृक्ष कांड था, 280 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा था। पुलिस टीम वहां गई और वहां पर पूरी एक सेना खड़ी थी जिसने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। 23 पुलिस वाले भर्ती हुए थे और एसएचओ और एसपी तो मारे गए थे। अब आइए, जब बीजेपी की सरकार है, हम देखते हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे पर कब्जा करने के लिए पुलिस पार्टी जाती है, उसे अटैक करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, और कैसे पुलिस पार्टी पर हमला हो जाता है। मौत के घाट पुलिस कर्मियों को बेरहमी से उतार दिया जाता है। आज हमारे सामने बलिया की यह तस्वीर है। अरविंद जैन जी, आप अपने अनुभव से मुझे समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए, कहां से इतनी ताकत आ रही है इन अपराधियों के भीतर? ये ताकत अगर उनमें आ रही है, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, तो ये पुलिस के नाकारापन की वजह से आ रही है। मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि प्रदेश में इस प्रकार का उत्पात मचे। ये स्थानीय जो पुलिसकर्मी जो तैनात हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनका दायित्व है। इसको ना सिर्फ पकड़ा जाना चाहिए, इसको तो आवश्यक बल प्रयोग करके, इवन उसको गोली मारकर पकड़ा जाना चाहिए था अगर वो विरोध करता तो। ये अगर तभी ये हो गई होती कार्रवाई पुलिस की तरफ से, तो ये इतना बड़ा कांड ना बनता। देखिए, कोई भी पागलपन में गोली चला सकता है, कहीं पर भी कोई फायरिंग कर सकता है अगर किसी के पास लाइसेंसी वेपन है, पर उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करना ये पुलिस का, प्रशासन का दायित्व है। और ये कतई वहां से भागना नहीं चाहिए था।
ये भागना जो है ये पुलिस के मुंह पे तमाचा है। और जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं, सीओ, एसडीएम, जितने पुलिसकर्मी थे, एसएचओ, सबके सस्पेंशन के बिल्कुल सही दिए गए हैं। इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। और ये कोई नहीं, मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा, किसी भी गवर्नमेंट में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते कि इस प्रकार के घटनाक्रम हो और उससे प्रशासन की पूरे प्रदेश की बदनामी हो। ये सब घटनाएं जो हैं ये नाकारापन दिखाती हैं। या तो ये स्थानीय पुलिस जो है वो स्थानीय रूप से नेताओं के दबाव में है, उसमें काम कर रही है, जो कि उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है। उनको ये कभी नहीं कहा जाता है कि आप जो है जो ये कहें उसके हिसाब से करिए। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, महिलाओं के 2-4 महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे जिनको राशन की दुकानों के आवंटन के लिए कंसिडर किया जा रहा था मुख्यमंत्री जी के आदेश में। उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं कि जो नारी शक्ति समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको ये राशन की दुकानों के ठेके दिए जाए। तो 2 के बीच में टसल थी। उनको पहचान पत्र, फिर ये हुआ कि पहचान पत्र जिसके पास में होगा और आधार कार्ड होगा उन्हीं को दिया जाएगा। एक ग्रुप के पास में नहीं था। उसी बात को लेके फ्लेयर अप हुआ। पर पुलिस को तभी चौकन्ना हो जाना चाहिए था। और कोई वेपन निकालने की कोशिश करता, उसका वेपन तभी छीन लेना चाहिए था। उसको आवश्यक बल प्रयोग करके उसको वहीं पे दबोच लेना चाहिए था। और इसी बात पे जैन साहब हैरानी इसी बात पे होती है। देखिए वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे उसको घेर लिया था। कम से कम 3 पुलिसकर्मी वहां दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने घेर लिया इस व्यक्ति को, लेकिन उसके बावजूद ये आरोपी भाग जाने में कामयाब हो जाता है। शलम मणि जी, बलिया गोलीकांड एक तरफ, लेकिन आप मुझे ये समझाइए, हाथरस कांड पर एसआईटी, माफ कीजिए, जो गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उस मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी बनी। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, लेकिन मेरी निजी जानकारी ये है कि 30 सितंबर तक उसकी रिपोर्ट सबमिट होनी थी। उस रिपोर्ट का स्टेटस क्या है हमें नहीं मालूम, ना कहीं उसको लेकर कोई खबर छपी है, ना कुछ उसको लेकर डिटेल आई है। सवाल इसीलिए उठते हैं कि जब इस तरह के मामले होते हैं जहां पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, सही समय पर जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं होती, सबमिट होती है तो उसके बावजूद जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन विफल दिखाई देता है। और यही वजह है कि अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद होते हैं। नहीं, देखिए मीनाक्षी, आपकी ये बात सही है कि एसआईटी कभी जो है माना जाता था कि हाँ एसआईटी ठंडा बसता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ऐसा नहीं है। आप देखिए महोबा में एसआईटी बनी, एक आईपीएस अफसर फरार है, आज उनके लिए कुर्की का प्रोसीडिंग होने जा रहा है और ये एसआईटी के ही चलते हुआ है। आप देखिए ये जो घटना हाथरस की हुई है, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही वहां के एसपी और तमाम अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। जहां तक विकास दुबे वाले इंसिडेंट की बात है कि क्योंकि एक बहुत बृहद जांच हो रही है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि एसआईटी अपना काम पूरा कर चुकी है, वो चीजें आपके सामने आएंगी। अभी आपने एक सवाल उठाया कि कानून व्यवस्था कहाँ है, तो मैं पूछना चाहूंगा यहाँ तमाम जो लोग बैठे हैं कि आज मुख्तार अंसारी कहाँ है, आज आजम खान कहाँ है, आज मुकीम काला कहाँ है, आज खान मुबारक कहाँ है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने दुनिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 122 दिनों के भीतर 800 करोड़ की संपत्ति ऐसे अपराधियों की गिराई गई है और हमारे सुनील जी को बहुत तकलीफ होगी। इसमें 30% जो संपत्ति है वो समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे उन्होंने कब्जा कर रखी थी। आज ये मीडिया चला रहा है, हम नहीं बोल रहे, मीडिया और सोशल मीडिया कह रहा है कि 122 दिनों के भीतर 750 से 800 करोड़ की संपत्ति योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जब्त की है। ये गुंडों की सरकार किसकी थी? उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। सुनील जी, देखिए सवाल यही है, दामन तो पाक साफ समाजवादी पार्टी का भी नहीं है, दामन तो पाक साफ समाजवादी पार्टी का नहीं है। मैं तो आपसे बल्कि उल्टा ये पूछूंगी कि रामपुर पूरा का पूरा किसका था और जमीन पर किस कदर कब्जे हुए थे और किस स्तर पर जो है वहां पर अपराधीकरण की घटनाएं हुई थी और प्रशासन एक्शन लेने में नाकामयाब रहा था। ये तो तस्वीरें पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये तो सच्चाई पूरा हिंदुस्तान जानता है। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है आप देश के सबसे बड़े चैनल पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं और अच्छी बात है कि सरकार के खिलाफ सभी चैनल चलाएं। जब सपा की सरकार थी, कोई घटना हो जाती थी दुर्भाग्यवश किसी भी तरीके से, तो एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर और दूसरी तरफ घटना की तस्वीर। लेकिन मैं लगातार पता नहीं क्या हो गया टीवी चैनलों को, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही योगी जी की तस्वीर लगा दे हाथरस पे, बुलंदशहर पे कोई तस्वीर नहीं लगा रहा, बाराबंकी पे कोई तस्वीर नहीं लगा रहा है, गोंडा पे कोई तस्वीर नहीं लगा रहा है, बलिया पे संपादक भी बना दीजिए। हो क्या गया? एक सुनील जी, आप जब बात कर रहे हैं, आप देखिए ना, जब आपको इस डिबेट में हमने बुलाई है, क्या बात है सर? देखिए जब आप बात कर रहे हैं सुनील जी, तस्वीर हम वो नहीं, आप ये बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन जो आप बात, मुझे उसका आंसर करने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि तस्वीर नहीं लग रही है। मुझे लगता है जो तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इस वक्त कि किस तरह एक सरेआम गोलीकांड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री की तस्वीर से अहम तस्वीर यह है
देखिए यहाँ पर कानून को किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है कानून की। पैनल पर आपके साथ शर्मा त्रिपाठी बैठे हैं सरकार का पक्ष रखने के लिए। तस्वीर लगाने से क्या होता है? मैं तो आप दोनों के ऊपर सवाल खड़े कर रही हूँ ना। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ उसके आंकड़े गिना दिए, बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा है उसके आंकड़े गिना दिए। देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको घटनाएं बता रहा हूँ, आप उन्नाव से शुरू करिए। उन्नाव की घटना देख लीजिए कुलदीप सिंह सेंगर की, आप घटना देख लीजिए हाथरस की, आप घटना देख लीजिए गोंडा की, घटना देख लीजिए आप बलिया की। सब घटनाओं के साथ, बलात्कारियों के साथ, दरिंदों के साथ, ठीक है, एक करके बोलते हैं। शर्मा जी पहले सुन लीजिए उनको। शर्मा जी ने आपके पास आऊंगी, सुनिए आप बोलिए पहले। एक करके बोलते हैं, फिर किसी की आवाज जा नहीं पाएगी। बहुत लोग सुन रहे हैं, लोग समझना चाहते हैं कानून व्यवस्था की हालत क्या है। एक सेकंड सुनील जी आप बोलिए। शर्मा जी को जवाब देने दीजिए ना, आप अपनी बारी में बोल चुके हैं। सुनील जी का समय, उनको बोलने दीजिए, बोलिए। देखिए मैं यही कह रहा हूं मीनाक्षी जी कि जात के आधार पे हो रहा है। उन्नाव में जात के आधार पे सरकार कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ी थी, हाथरस में जात के आधार पे दरिंदों के साथ खड़ी थी, आप गोंडा में जात के आधार पर साधु के खिलाफ जो जिसने गोली मारी उसके साथ खड़ी थी। इनका विधायक बलिया में कह रहा कि हमारा सहयोगी है, आपका सहयोगी है, भारतीय जनता पार्टी का गुंडा है तो किसी की भी हत्या कर देगा। ये कौन सा कानून है? और सीओ के सामने, एसडीएम के सामने कर देगा। अरे कानून बचा है कि नहीं बचा उत्तर प्रदेश में? देखिए उत्तर प्रदेश देश के संविधान से चलेगा, चाहूंगा आपका नागपुर के विधान से नहीं चलेगा। एक सेकंड मुझे अरविंद जी को लाने दीजिए। अरविंद जी देखिए, ये जो बहस यहाँ पर हो रही है, इससे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि हत्या जैसे गंभीर मामले जहां पर हम देखते हैं, उस मामले में एक सामाजिक बहिष्कार की तस्वीर हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? हम देखते हैं कि पहले तो उन लोगों के ऊपर ट्रायल तक नहीं हो पाते, केस दर्ज नहीं हो पाते, वो जेल तक भी नहीं पहुंच पाते, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो भी उन्हें एक सो कॉल्ड पावरफुल दबंग बाहुबली का तमगा मिल जाता है। सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं होता है? क्यों विफल हो जाते हैं हम इस केस में? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। और अगर ऐसा होने लगेगा यूपी में तो यूपी की शक्ल स्वयं बदल जाएगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए, जो ये बड़े बड़े माफिया हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, इनके खिलाफ पहली बार इतना युद्ध स्तर पर कार्रवाइयां प्रारंभ हुई हैं और इसका एक बड़ा व्यापक प्रभाव जो आने वाले समय में बनने वाले बाहुबली थे और थे, इन सब के ऊपर पड़ेगा। माफिया थे, ये कार्रवाइयां निरंतर जारी रहनी चाहिए और मैं समझता हूं कुछ साल अगर यूपी में जारी रही तो यूपी की अवश्य तस्वीर बदलेगी। बड़ी मिसाल यहां पेश करने की जरूरत है और आंकड़े झूठ कम से कम नहीं बोलते हैं। 2004 की लोकसभा में 24% सांसद थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। 2009 में 30% सांसद, 2014 में ये सांसद थे 34% जिनके खिलाफ अपराध थे, और अगर वर्तमान लोकसभा की बात करें 43% सांसद हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी ये संख्या लगातार बढ़ रही है और इसीलिए इस देश के हर जागरूक नागरिक को यह सोचने की जरूरत है कि आप जिन्हें वोट कर रहे हैं उनका प्रोफाइल क्या है, किसे आप वो वोट कर रहे हैं, जरूर ये सोचिए। और फिर जो लोग पावर में पहुंच रहे हैं उनसे क्यों ना सवाल पूछे जाएं और जमीन पर जो अपराध हो रहे हैं उनके तह तक जाना भी जरूरी है। गोलीकांड जो बलिया में हुआ, जहां पर जिला प्रशासन के सामने 10 राउंड फायर हुआ और इसमें एक शख्स की मौत भी हो गई। आरोपी को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश तो की लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर निकल गया। सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए स्थानीय प्रशासन को सस्पेंड किया है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि बीते 10 दिन की भी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से एक के बाद एक जिस तरह से अपराध की घटनाएं सामने आई हैं, आखिर क्यों अपराधियों के हौसले इस तरह बुलंद है, आखिर क्यों वो कानून व्यवस्था से डरते नहीं हैं? इसी पर आज दिन भर आज तक पर आप खास कवरेज देखते रहेंगे। फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।